नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग जो फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ 19, 20 और 21 सितंबर को, उसकी आपके सामने पेपर का जो सॉल्यूशन है वो लेकर के आ रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए 19 सितंबर को शाम की जो इवनिंग वाली जो शिफ्ट थी उसमें जो पेपर हुआ था उसका हम आपके लिए पूरा सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये पेपर का कोड था, आप कोड से भी देख सकते हैं कि आपका पेपर कौन सा था। ठीक है, ये देखो, ये A23Z ये वाला होगा आपका पेपर। तो आप हमारे यहाँ आंसर मिला सकते हैं। चलिए, पहला सवाल था कि मानव शरीर में वसा यानी फैट के पाचन के दौरान वसा के विघटन में निम्न में से कौन सा एंजाइम जो होता है वो सहायक होता है। तो वसा को जो तोड़ करके छोटी छोटी गोलियों में जो बदल देता है वो कौन सा होता है? लाइपेज। कौन सा होता है? लाइपेज। यदि अगला सवाल है तो इसके अंदर आ जाएगा डी। इसके अंदर पहले में आ जाएगा आपका डी। यदि किसी जीन विशेष के दो एलील समान है तो उस जीन युग्म को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में पढ़ लो इसको। इफ द टू एलीज फॉर ए पर्टिकुलर जीन आर आइडेंटिकल देन द जीन पेयर इज कॉल्ड। अगर आप इंग्लिश से करते तो होमोजीनियस, जैसे होमोजीनियस हो गया तो होमोजीनियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? समयुग्मजी। तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा भैया आपका ए। अगला सवाल, कौन से निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2026 में एशियाई खेलों की क्या करने वाला है? मेज़बानी करने वाला है। तो इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा? जापान। याद रखना 2026 के एशियाई खेल कहाँ पर होंगे? जापान में होंगे। और आपको पता है 2030 के जो राष्ट्रमंडल खेल है वो कहाँ पर होंगे? वो होंगे भारत में। कहाँ पर होंगे? वो भारत में होने वाले हैं। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में मनाया गया। तो सवाल पूछा है कब बनाया गया? 16 जनवरी 2025 को। तो ये करंट का सवाल था। इसके अंदर आएगा अपना बी। इसके अंदर आएगा अपना बी। अगला सवाल था, भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत भारतीय केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम क्या थी? सबका विकास। इस बार की थीम क्या थी? सबका विकास। इसके अंदर आएगा बी। अगला सवाल था, भारत के प्रधानमंत्री, देखो आप पूरे करंट के सवाल आए हैं आपके, है ना। ये 2 साइंस के हो गए, उसके बाद कंटिन्यूसली करंट के सवाल हैं। 3 मार्च 2025 को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में गए थे? कौन? हमारे प्रधानमंत्री। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये गुजरात में स्थित है। चलो, अगला सवाल अगर आया था अपना, नीर महल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में मनाया जाता है। इसमें आएगा त्रिपुरा। अगला सवाल, इस सवाल का मैं आपको बताता हूँ आंसर, इस 8 नंबर का। राजस्थान के किस शहर ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी? इसको एक बार आप पेंडिंग में रखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान के श्री सीन कोफ निजाम शिव किशन बिस्सा को वर्ष 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला? पद्मश्री पुरस्कार। तो पद्मश्री पुरस्कार राजस्थान में जिनको भी मिलते हैं वो राजस्थान के करंट अफेयर्स की दृष्टि से क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला सवाल था 10वां सवाल। इसके अंदर आपका डी आ जाएगा, पद्मश्री, है ना। भारत सरकार के निम्न में से कौन से मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया गया? तो राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किसने किया? युवा मामले और खेल मंत्रालय ने किया। अभी शुरू के 10% दे के मुझे लग रहा है कि 19 तारीख की जो मॉर्निंग का पेपर था उससे थोड़ा सा आपको हार्ड यहाँ पे क्या पूछा गया है? करंट अफेयर्स पूछा गया है 19 तारीख की इवनिंग में। अब बाकी के सवाल देखेंगे तब पता चलेगा। अगला सवाल ये आ गया अपना, पार्वती काली सिंध चंबल PKC-ERCP वाला सवाल है। इसके अंदर आपका आएगा राम सेतु। क्या नाम दिया गया है उसको? राम सेतु परियोजना। ऑप्शन आ जाएगा अपना ए। ऑप्शन आ जाएगा अपना ए। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार खिलौना पार्क, तो खिलौना पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? कोटा में। कहाँ पर बनाया जा रहा है? कोटा में। तो अगर कोटा किया था तो आपका सही है। फिर आ गया कंप्यूटर का सवाल, कौन सी स्टोरेज डिस्क धातु से बनी होती है और धातु ऑक्साइड से लेपित होती है, जिसमें डेटा भंडारण की क्षमता GB में होती है या TB में होती है? यहीं से आप इसको पकड़ सकते थे, है ना। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? हार्ड डिस्क। क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? हार्ड डिस्क। सबसे पहले दुनिया में आई CD, फिर आई अपनी सबसे पहले आई फ्लोपी। फ्लोपी के बाद अगर आपने पुराने टाइम में अगर देखा होगा, जब कंप्यूटर चले ही थे तो एक ऐसे चौकोर
साइज में एक आती थी फ्लोपी डिस्क। फिर आई अपनी सीडी आपने देखी होगी, इस टाइप की सीडी आया करती थी। और हार्ड डिस्क तो आजकल चल ही रही है, तो इसमें आएगा हार्ड डिस्क। अगला सवाल था आपका, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर संचालन को नियमित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। यानी आपका जो पूरा सिस्टम है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो उसको करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला सवाल, वर्ड में मेल मर्ज नामक सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है। एक मेल मर्ज का ऑप्शन होता है, अगर आप एक ही मेल को बहुत सारे लोगों को भेजना चाहते हो तो प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए वैयक्तिक दस्तावेजों का एक समूह बनाना। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ये थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ कि 4th ग्रेड के हिसाब से थोड़ा सा हार्ड सवाल था ये, लेकिन सवाल क्या है, मिक्स हैं। कुछ सवाल बिल्कुल ईजी हैं, वहीं कुछ सवाल क्या है, थोड़े से हार्ड है। अगला सवाल है, वह नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को क्या करता है? फिल्टर करता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोग्राम और डिवाइस दैट फिल्टर्स द इंफॉर्मेशन कमिंग थ्रू एन इंटरनेट। तो इसका सही आंसर आएगा फायरवॉल। क्या आएगा इसका सही आंसर? फायरवॉल आएगा इसका सही आंसर, फायरवॉल। ठीक है, जब आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाते हैं तो आपको फायरवॉल से होकर के गुजरना पड़ता है। आपको नहीं, मतलब आप जो चीज़ खोल रहे हैं उसको। ईमेल में बीसीसी क्या होता है? देखो, ईमेल में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सीसी, एक होता है बीसीसी। इस ठीक है, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी का क्या यूज होता है। आपको बताऊं कि मान लो कि एक मेल है, वो मैंने अलग अलग लोगों को भेजी, ए को भेजी, बी को भेजी, सी को भेजी, डी को भेजी और ई को भेजी। ठीक है, मैंने ए और बी को तो भेजा बीसीसी यानी ब्लैंक कार्बन कॉपी, और इनको भेजी मैंने कार्बन कॉपी। ठीक है, तो ये जो लोग हैं, तीनों लोग, इनको पता नहीं चलेगा कि मैंने ए को और बी को भी मेल भेजी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको मैंने अपनी कौन सी भेजी है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी भेजी है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और कौन सी समिति थी वो? स्वर्ण सिंह समिति। तो इसमें 42वां आपने किया है तो सही होगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत कौन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो आपको पता है, उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, उनके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? देखो यहाँ पे क्या है कि वो योग्यता है जो नहीं चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता, ये भी सही है। तो इसमें क्या हो गया कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। आप खुद सोचोगे, ऐसा ज़रूरी है क्या कि जो लोकसभा का सदस्य होगा वही बन सकता है उपराष्ट्रपति? तो सॉरी, राज्यपाल। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका बी। राज्यपाल को केवल उन मामलों को छोड़कर जिसमें राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करते हैं, कार्यों के निष्पादन और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रमुख कौन होता है? मुख्य मंत्री। ये लाइन ऐसे के ऐसे लिखी हुई है और ऐसे के ऐसे उठा करके यहाँ पे रख दी गई है। अगला सवाल, 16वीं राजस्थान की जो विधानसभा है जो अभी चल रही है, अभी विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। तो ये भी सिंपल सवाल था। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? तो जोधपुर में है। फिर आपको एक और पूछा जोधपुर का ही सवाल, जो कजरी है, CAZRI है ना, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। अगला सवाल देख लीजिए, सवाई जयसिंह ने वर्ष 1734 में मराठों के प्रभाव का सामना करने और राजस्थान में उनके प्रवेश को रोकने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया था। कौन सा सम्मेलन था वो? 17 जुलाई 1734 को किया था। ये कब किया था? 17 जुलाई 1734 को। लेकिन क्या हुआ, ये कामयाब हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि राजा जो थे आपस में क्या थे? बहुत ज़्यादा बटे हुए थे। ठीक है, इस कारण से हुरडा सम्मेलन क्या हो गया था? असफल हो गया था। निम्न में से किसे ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संगठित करने के लिए टोडगढ़ के किले में कैद किया गया था? तो इनका सही आंसर होगा राव गोपाल सिंह खरवा। राव गोपाल सिंह खरवा। तो ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि 4th ग्रेड के हिसाब से हार्ड सवाल था। राजस्थान के एकीकरण के दौरान इनमें से कौन सी रियासत मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी? तो देखो, मत्स्य संघ में थी ABCD। कौन कौन सी थी? ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो इसमें जयपुर नहीं था। अगला सवाल है,
उस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए जिसने प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और जिसने किसका आविष्कार किया था, मोहन वीणा का आविष्कार किया था। तो इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा, पंडित विश्व मोहन भट्ट। आगे चलो अगला सवाल देख लेते हैं। 29 सवाल है, उस पत्रकार का नाम बताइए जिसने 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र शुरू किया। तो इनका नाम, सही नाम क्या है, कर्पूर चंद्र कुलिस। इनके नाम पर जयपुर में एक गार्डन भी बनाया गया है। ठीक है। कृपाल सिंह शेखावत आपको पता है कौन थे, जो ब्लू पोट्री वाले थे। ये कृपाल सिंह शेखावत वाला सवाल कहाँ पर पूछा गया था, बड़ी ठंडी ब्लू पोट्री वाला ये पूछा गया था मॉर्निंग के पेपर में। ठीक है। अगला सवाल, अब आगे हमारे मैथ के सवाल। तो जो 30 नंबर का सवाल है, एक पुरुष किसी काम को बेहतर दिन में कर सकता है, तो 4 पुरुष और 5 महिलाओं ने 12 दिन में पूरा कर लिया, तो एक महिला कितने दिन में करेगी, 180 दिन इसका सही आंसर है। अगर आपके 180 आ रहे हैं तो आपका ये सही था। फिर 31वें सवाल में फिर से एक सवाल था, व्यक्ति ने 6 घंटे में 325 किलोमीटर की यात्रा की, कुछ दूरी बस से कुछ दूरी रेल से की। तो इसमें जो सही आंसर आएगा, इसमें आएगा 221 किलोमीटर। 221 किलोमीटर इसमें सही आंसर आएगा। अगला सवाल था, इस सवाल का अगर आपने आंसर 15 और 30 निकाला है, एक स्कूल में 1200 छात्र पढ़ते हैं। ठीक है, ये पाई चार्ट वाला सवाल था, तो पाई चार्ट वाले का सही आंसर आएगा 15 और 30, मैच कर लीजिएगा। अगला सवाल, निम्न शब्दों में से कौन सी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आप ये बताओ, हिमालय भाववाचक संज्ञा हो सकती है। हिमालय में कोई भाव आ रहा है क्या, हिमालय तो क्या है, एक जगह का नाम है। उसके बाद सभा, सभा भी कोई नॉर्मल चीज़ है, सभा है, जैसे संविधान सभा थी, कोई भाव की बात नहीं हो रही। उसके बाद मिट्टी में भी कोई भाव की बात, मिट्टी तो मिट्टी होती है, तो ये एक संज्ञा है ना। तो सच्चाई, अब यहाँ पर क्या है, सच्चाई का भाव है ना। आप जो कह रहे हो उसमें मुझे सच्चाई का भाव नज़र आ रहा है, यानी सच्चाई क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। तो इसके अंदर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसके अंदर आएगा आंसर बी। इसके अंदर आंसर क्या आएगा, बी, याद रखना, इसके अंदर आंसर आएगा बी, मिट्टी। अगला है कि जो कमाएगा वही खाएगा। अब यहाँ से आप देखो हिंदी के सवाल चालू हो गए, यहाँ से किसके सवाल चालू हो गए, हिंदी के। जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, यानी आप देखो क्या चीज़ हो रही है, इसमें संबंध बताया जा रहा है, यानी जो कमाएगा ना वही खाएगा, तो क्या बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है। तो ये कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला सवाल है, निम्न वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। कल वाले पेपर में मैंने एक जगह ये अकर्मक वाला जो सवाल था उसमें शायद गलत आंसर बता दिया था। उसमें जो रोने वाला ऑप्शन था ना वो सही होगा, आप देख लीजिएगा, अपना चेक कर लीजिएगा। जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले थे कि कोई किसी का नाम था वो रो रही है, ऐसा कुछ था, तो वो क्या है, अकर्मक क्रिया होती है। रोना जो होती है ना वो एक अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। तो अब इसमें बोल रहे हैं कि अकर्मक नहीं है, तो इसमें अकर्मक कौन सी नहीं है, राम पढ़ता है। राम जो पढ़ता है वो क्या नहीं है, अकर्मक क्रिया नहीं है। अगला सवाल था आपका 36 नंबर, सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया है, इसमें किस विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो किसी व्यक्ति विशेष को नाम तो है नहीं, सामान्य बात की जा रही है, इसमें सर्वनाम वाला विशेषण है। इसमें कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। 36 में सार्वनामिक विशेषण आएगा, बी आंसर आएगा। 37वां सवाल, फूल, फूल का तत्सम शब्द क्या है, पुष्प। फूल का तत्सम शब्द क्या है, पुष्प। फिर है हिंदी में प्रयुक्त होने वाला शब्द लालटेन। लालटेन शब्द कहाँ का है, तो ये इंग्लिश का शब्द है लालटेन। लालटेन कहाँ का शब्द है, इंग्लिश का शब्द है, लेकिन ये इस शब्द को हम लोग क्या कर रहे हैं, कई सालों से यूज कर रहे हैं। हमारी जो दादी नानी थी वो भी लालटेन ही बोलती थी, है ना, तो वो भी इंग्लिश ही बोल रही थी। अगला सवाल, कौन सी राजस्थान के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण की अति महत्वपूर्ण कृति है, तो इनकी कौन सी है, वीर सतसई। अगला सवाल, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, तो सिंपल सवाल था, हाड़ौती। उस क्षेत्र को भी क्या बोला जाता है, हाड़ौती क्षेत्र बोला जाता है। कोटा डोरिया साड़ी का एक अन्य नाम क्या है, तो देखो इसमें कोटा डोरिया में क्या होता है, इस तरह के ऐसे बॉक्स बने रहते हैं, फिक्स नंबर ऑफ बॉक्स होते हैं कि एक साड़ी में, एक पहने में इतने बॉक्स आएंगे। तो ये काफ़ी फेमस है, कहाँ की, कोटा की। कोटा मसूरिया साड़ी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो इसमें आएगा डी। कौन सा आभूषण है जो पैरों में नहीं पहना जाता, तो दामना जो है वो पैरों में नहीं पहना जाता, बाकी कहाँ पहने जाते हैं, पैरों में पहने जाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, जो फूंक मार के बजाए जाते हैं, तो कौन सा वाद्य यंत्र है, अलगोजा। आपने कभी देखा होगा कि जो पश्चिमी राजस्थान के काफ़ी बूढ़े लोग होते हैं, जो कई लोग होते हैं जो नाक से भी अलगोजा बजाते हैं, है ना, दो बांसुरी जैसी चीज़ें होती हैं जिनको मुँह से फूंक मार के या नाक से फूंक मार के भी बजाया जाता है। विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो ये थे जाम्बोजी।
अगला सवाल है 45 नंबर, लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जोधपुर में बोरुंदा में क्या बनाया है, रूपायन संस्थान बनाया गया है। किसने बनाया था रूपायन संस्थान, ये था कोमल कोठारी जी ने ये बनाया है। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल था जो कह सकते हैं कि थोड़ा हाई लेवल का कह सकते हैं इसको। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में सर्वोच्च श्रेणी वाला पुलिस अधिकारी होता है। तो राजस्थान में सबसे ऊंचा पुलिस का जो पद होता है वो क्या होता है, डीजीपी का पद होता है ना। अभी हाल ही में जो आरपीएससी के जो चेयरमैन बने वो भी क्या थे, पहले डीजीपी थे और उसके बाद वो क्या बन गए, अभी राजस्थान आरपीएससी के चेयरमैन बन गए। यहाँ तक हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं। 47 नंबर सवाल देखो, सीआईसी यानी राजस्थान में जो सूचना आयोग है उसका गठन कब हुआ, तो 2006 में हुआ। याद ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें आपको 2006 करना था, ठीक है। जब सूचना का अधिकार अधिनियम, देखो यहाँ भी पूछ लिया ये सूचना का सवाल और यहाँ पे भी पूछ लिया, लगातार 2 सवाल आ गए। जब आरटीआई पारित हुआ और लागू हुआ तब कौन सा अधिनियम निरस्त कर दिया गया था, तो उससे पहले 2002 में एक अधिनियम आया था। क्या था, 2002 में, उसको निरस्त करके फिर क्या लाया गया, 2005 में कौन सा लाया गया, आरटीआई एक्ट लाया गया। अगला सवाल था, अब आगे साइंस के सवाल, कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं करती है। तो चांदी जो है वो विस्थापित नहीं करती है, बाकी तीनों क्या विस्थापित कर देते हैं। अगला सवाल, एक अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण को कैसे निशान बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये होता है अवतल दर्पण और ये क्या होता है, ये होता है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, साइंस की ये बेसिक चीज़ें हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब कब तब प्राप्त होता है जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर, तो इसमें आएगा वक्रता केंद्र। अगला सवाल है, कुछ रोग दिए गए हैं और उनका कारण दिया गया है, ठीक है। जो एड्स होता है वो पता है आपको किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। सी में आना चाहिए 2, देखो सी में 2 कहीं पर है क्या, यहाँ पर सी में 2 है, यहाँ पर भी सी में 2 है, यानी बी या डी में से। और आपको पता है क्या, कोई मलेरिया जो होता है वो कैसे होता है, वो प्रोटोजोआ से होता है। कैसे होता है, प्रोटो, यानी बी में होना चाहिए 4, तो देखो बी में 4 यहीं पर ये, यानी अपना आंसर हो जाएगा ये। टाइफाइड किससे होता है, टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है। और हाथी पाँव जो होता है वो किससे होता है, कर्मी से होता है। अगला सवाल था, निम्न में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से फड़ चित्रों से कथाएं सुनाने का काम करते थे। आपको पता है कि जो गाँव में भोपा जी बोलते हैं उसको, है ना, भोपे आते थे ना गाँव में, वही है। तो इसका आंसर क्या होगा, भोपा, ठीक है। अगला सवाल है, आमेर शैली, जयपुर शैली और शेखावटी शैली की चित्रकला राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो कौन से स्कूल से है, तो ये कौन से स्कूल है, ये ढूंढाड़ शैली या ढूंढाड़ स्कूल भी इसको आप बोल सकते हैं, ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली में कौन कौन सी आती है, आमेर, जयपुर और शेखावाटी। अगला सवाल 54 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत रूप से जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचना नहीं है। देखो टोबा होता है, टांका होता है, जोहड़ होता है, बावड़ी होती है, लेकिन छतरी जो होती है ना, छतरी जो है जल संग्रहण के लिए नहीं होती। तो ये हो गया अपना बी आंसर इसमें। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान में पुरुषों के समूह होरी, रसिया और धमार जैसे गीत किस पर्व के गाए जाते हैं। यहाँ पे होरी जो है ना, जो ब्रज भाषा होती है उसमें होली को क्या बोलते हैं, होरी बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, होली। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है, आबानेरी दौसा में स्थित है। तो इसमें आ जाएगा आपका ए। 57 नंबर, कौन सा शेखावटी क्षेत्र के पुरुषों द्वारा प्रदर्शित व्यावसायिक लोक नृत्य है। तो ये कच्छी घोड़ी है, ये पैटर्न बनाने की एक कला होती है, ये व्यावसायिक श्रेणी में आता है कच्छी घोड़ी नृत्य। अगला सवाल 58 नंबर, चार बैत कहाँ का फेमस है। तो ये टोंक का फेमस है, एक लोक नाट्य होता है जो कि चार बैत होता है, कहाँ पर, टोंक में। तो इसमें आ जाएगा आपका बी आंसर 58 में। 59 नंबर देखिए आपका, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में हर्षनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है, सीकर में स्थित है। हर्षनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है, सीकर में स्थित है। अगला सवाल, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं था। तो आपको पता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। एक तो जोड़ा गया था समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। कौन कौन सा जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। एक और जोड़ा गया था, आप बताओ कमेंट करके कौन सा जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, समाजवादी शब्द जो है वो बाद में जोड़ा गया था। अगला सवाल, अब आ गए आपके इंग्लिश के सवाल। तो पहला सवाल देखिए इंग्लिश का, द ऑडिटोरियम हैज़ ए सीटिंग
स्पेस फॉर 700 स्टूडेंट, यानी कि जो क्षमता है ऑडिटोरियम की वो कितने लोगों की है, 700 लोगों की क्षमता है। क्षमता को क्या बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। क्षमता को क्या बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं। कैपेबिलिटी भी मिलता जुलता शब्द है, लेकिन कैपेबिलिटी मतलब होता है कि जैसे मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं 50 किलो पत्थर को उठा सकता हूँ, ये क्या होती है कैपेबिलिटी। और कैपेसिटी क्या होती है कि क्षमता, कितने लोग आ सकते हैं उसमें, है ना। अगला सवाल, फिर ये आपका आ गया आर्टिकल का सवाल है, बीइंग स्पेस एमए ओनली ही कुड नॉट बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो देखो एम 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 तो इंग्लिश में तो एम है, लेकिन इसको ऐसे लिखते हैं एम, यानी क्या आ गया यहाँ पे, स्वर आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन MLA ओनली ही कुड नॉट बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ, यहाँ तो ऑलरेडी ए दिया ही हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एन, तो दोनों में क्या आ जाएगा, एन एन। अगला सवाल, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर। यहाँ पे क्या पूछा है आपको, डिटर्मिनर। तो हैव ब्रोट यू होम, सी ही सी मी इट और आई, तो इसमें क्या आएगा, आई हैव ब्रोट यू होम, तुम्हें घर पे कौन लाया है, मैं लाया हूँ, है ना। सी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैव लिखा हुआ है, नहीं तो सी भी आ सकता था यहाँ पे, है ना। चलिए अगला सवाल देख लें, 64 नंबर का सवाल है। अब आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और क्या दिए हुए हैं, कुछ प्रीपोजिशन दिए हुए हैं। तो इसमें अब अपन ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूँ। इस सवाल में ए में आएगा 3, बी में आएगा 4, सी में आएगा 1 और डी में आएगा 2, यानी कि बी आंसर आएगा। आगे चलें, अगला सवाल देखो आप, चूज द ऑप्शन विद मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ पंक्चुएशन। ये सेम सवाल कहाँ पूछा गया, मॉर्निंग शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो उसमें मैंने बताया भी था आपको, पंक्चुएशन क्या होता है, जब बात करते करते हमें कहाँ कोमा लगाना होता है, कहाँ रुकना होता है, कहाँ कम देर रुकना, कहाँ ज़्यादा देर रुकना, तो वही होता है पंक्चुएशन। अब देखो, दे हैव बीन टू लंदन हैवंट दे, वे लोग लंदन गए थे ना, ऐसे बोलते हैं ना अपन हिंदी में, गए थे ना, तो ऐसे रुक करके कोमा लगा के, तो वही चीज़ है, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, हिंदी से इंग्लिश बनाना था, इस गैर जिम्मेदारी की जवाबदेही किसकी है, हु इज़ आंसरेबल फॉर दिस इररेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी सही आंसर हो जाएगा। अब उल्टा है, इंग्लिश टू हिंदी, ऑल माई सिंपैथीज आर विद यू, मेरी पूरी सहानुभूति किसके साथ है, आपके साथ में, इसमें क्या आ जाएगा, सी। अगला सवाल, दो संख्याओं का सेम सवाल आया मॉर्निंग में भी, HCF और LCM वाला, अनुपात दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का गुणन दिया हुआ है, तो LCM पूछा, LCM कितना आएगा इसमें, 24 आंसर आएगा। अगला सवाल देख लीजिए, 35 बच्चे 28 महिलाएं 32 पुरुष एक भोजनालय में गए, ठीक है। फिर प्रत्येक महिला पुरुष और बच्चे ने क्या किया, इतने रुपए वहाँ पर औसत व्यय किए। तो औसत पूछ रहा है, तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, 187, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा 69 में। 70 नंबर का जो सवाल है, रेलगाड़ी वाला सवाल है, इसके अंदर आपका आंसर आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद में अगला लाभ हानि का सवाल था, रेनू को एक पर्स में 7500 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो इसमें क्या आएगा, लाभ 5.24%। अभी मैथ के सवाल हम लोग सोल्व नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या बता रहे हैं, आपको सीधे आंसर बता रहे हैं, ताकि आप ये पता कर सके कि आपका सही है या गलत। 72 जो है, अमित अपने वेतन का 35% भोजन पे, 25% शिक्षा पे, इस वाला जो सवाल है इसमें सही आंसर आएगा बी 8%, बी 8% इसमें सही आंसर है। अगला सवाल, हरीश ने कुल 27,000 की राशि का कुछ भाग 13% और शेष भाग 5% की दर पर क्या दिया, साधारण ब्याज पर निवेश किया। तो साधारण ब्याज वाला जो सवाल था, इसके अंदर राशि कितनी आएगी, 19,500 रुपये आएगी। अगला सवाल देख लो, अगला सवाल क्या है, चक्रवर्ती ब्याज का है, सेम पूछा गया था मॉर्निंग में भी। अर्धवार्षिक में क्या होता है, दर आधी हो जाती है और समय क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है, तो इसमें सही आंसर आएगा 16,645। फिर अगला सवाल है, एक धनराशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर स्वयं की 60% बढ़ जाती है। फिर क्या है, 9200 रुपये पर 2 वर्ष में इसी ब्याज दर से, तो यहाँ से आप ऊपर वाले से क्या निकाल लेंगे, आपको ब्याज की दर निकल जाएगी और नीचे रख के आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। सही आंसर क्या आएगा इसका, 2967। फिर अनुपात वाला सवाल था 840 विद्यार्थियों वाला, तो इसके अंदर सही आंसर आएगा आपका 105। अगला सवाल, एक थैले में हरी लाल नीली गेंदों की संख्या कितनी है, इस अनुपात में 4:6:9। यदि नीली गेंदों की संख्या लाल गेंदों से 15 अधिक है, तो ये एक तरह से प्रायिकता का सवाल कह सकते हैं इसको, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 95। अगला सवाल,
अंकित और अमन ने एक व्यवसाय चालू किया 3:2 में, ठीक है। इनकी जो अनुपात राशि भी दे रखी है, तो अंत में क्या पूछा है आपको, कुल लाभ ये है। तो अमन को कितना मिला, 48,400, 78 में आ जाएगा आपका 48,400। अब आगे 79, ए किसी काम को 2 दिन में करता है, बी 3 दिन में करता है, और मिलकर के उनको, तो इसमें पूछा था कि यदि सी अकेला करे तो कितने दिन में करेगा, 6 आंसर आ जाएगा। 79 में आप लगा लो सी 6। अब आगे हम 80 नंबर सवाल पे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शब्द दिए हुए हैं और संधि दी हुई है, ठीक है। तो जैसे यद्यपि है तो यदि प्लस अपि, विद्या प्लस अर्थी, है ना। तो कौन से में कौन सी संधि है, तो आप देखो विद्यार्थी में तो कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी, यानी आपके बी में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो बी में 4 यहाँ पर दे रखा है, लेकिन बी में 4 ऊपर भी दे रखा था। ए में ये पहले पता चल गया यदि प्लस अपि, यानी कि अपना क्या हो जाएगा, यण संधि। अब सी में देखना है अपने को, निश्चय, निश्चय में कौन सी संधि है, तो निश्चय में जो संधि है वो है व्यंजन संधि, नी निस प्लस चय। इसमें आप देख लेना कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। सही आंसर आ जाएगा ए में 2, बी में 4, सी में 1 और डी में 3। अगला सवाल है आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आगमन में आ प्लस गमन, यानी कि आ उपसर्ग है। अन्यथा, अन्यथा में कौन सा प्रत्यय है, तो अन्य प्लस था, यानी कौन सा प्रत्यय है, था प्रत्यय है। अगला सवाल है बुद्धि का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो यामिनी बुद्धि का पर्यायवाची नहीं है। अगला सवाल है अग्रज का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, अनुज। अग्रज मतलब जो पहले जन्मा हो, अनुज मतलब जो बाद में जन्मा हो। इसके बाद में है कि किसी किए गए उपकार को न मानने वाला, तो क्या हो गया, कृतज्ञ। मॉर्निंग में क्या पूछा था, किए गए उपकार को मानने वाला, तो उसका क्या हो गया, कृतज्ञ, ठीक है। यानी काफ़ी चीज़ें क्या हैं, सिमिलर हैं। निम्न में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए, तो इसमें जो ए और डी है, चरम, उत्कर्ष और प्रदर्शनी, ये क्या है, शुद्ध शब्द है। परीक्षा में जो है मात्रा क्या है, छोटी है। ज्योत्सना में जय क्या आएगा, छोटा आएगा, और स भी क्या आएगा, छोटा आएगा। यानी इसके अंदर आपका जो सही आंसर हो गया बी हो गया, ए और डी। अब कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मेरे को दिल्ली जाना है, ये अशुद्ध है, क्यों, इसमें क्या होगा, मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है। 87 तक हो गया। आगे देख लेते हैं 88। संदिग्ध वर्तमान काल पूछ रहा है, नहीं ऐसा वर्तमान काल कि जो कोई चीज़ है लेकिन संभावना उसका पता नहीं है, हो रहा है, शायद हो रहा होगा। तो ऐसा कौन सा, एक में ही था, सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही होगी। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं कि शायद वहाँ पर क्या हो रहा होगा, बाढ़ आ रही होगी। अगला सवाल था खरी खोटी सुनाना, यानी कि भला बुरा कहना, तो 89 में आ जाएगा आपका सी। तेते पाव पसारिए जेती लंबी शोर, यानी कि आपको अपनी औकात को देखकर ही क्या करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। अगला सवाल था इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किस स्थान से निकलती है, तो हरी के बैराज से निकलती है, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट में भी एक इंदिरा गांधी वाला जो सिद्ध मुख नोहर वाला है वो सवाल पूछा गया था। राजस्थान में निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील है, तो कौन सी है खारे पानी की झील, पचपदरा झील जो है राजस्थान में वो खारे पानी की है। अगला सवाल था भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत ग्रामीण में रहता है, तो 75% जो राजस्थान की जनसंख्या है वो गाँव में रहती है, और लगभग 25% जो है वो शहरों में रहती है। अगला सवाल था जयपुर जिले के सांगानेर के निकट बांडी नदी पर कौन सा बांध है, तो बांडी संधारा बांध। इसका आंसर क्या आएगा, बांडी संधारा बांध, डी इसमें आंसर आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में एससी की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जयपुर में, ठीक है। एससी की सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ पर है, जयपुर में है। अगला सवाल 97 नंबर देखो, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की काली उपजाऊ मृदा वाली रेती और चूना पत्थर सैल रचित रोकी फीचर कहलाती है। ये कहाँ की बात कर रहा है, दक्कन के लावा पठार की। 97 में क्या आ जाएगा, दक्कन का लावा पठार। आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लीजिए। अगर निम्न में से कौन सा एकमात्र शहर जून 2025 तक राजस्थान में मेट्रो, तो आपको पता है राजस्थान में मेट्रो, तो काफ़ी सिंपल सवाल था। राजस्थान में जो है मेट्रो कहाँ पर चल रही है अभी वर्तमान में, जयपुर में चल रही है। अगला सवाल था निम्न में से कौन राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी बस सेवा प्रदान कर रहा है, तो राजस्थान में जो RSRTC है वही ये कर रही है। जो राजस्थान रोडवेज आपको पता है ना, वही है RSRTC। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चामुंडा देवी जी का मंदिर है राजस्थान में, जहाँ 2008 में क्या हो गया था, भगदड़ मच गई थी। कहाँ पर मची थी ये, कौन से किले में है ये मंदिर, मेहरानगढ़ के किले में ये मंदिर स्थित है। अगला सवाल अब आ गया कि विच
व्हाट इज द ऑफिशियल टर्म, टेक्निकल टर्म फॉर समथिंग विच इज ऑफिशियली अप्रूव्ड, यानी किसी चीज़ को अप्रूव कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सैंक्शन बोलते हैं। जैसे किसी का लोन सैंक्शन हो जाता है यानी कि उसका लोन क्या हो गया? अप्रूव हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? सैंक्शनड। अगला सवाल है, राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राजस्थान में दर्ज वन क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? तो 9.6% इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए 103 नंबर, राजस्थान और पाकिस्तान में कौन सी सीमा है? रेड क्लिप रेखा है। कौन सी है? रेड क्लिप रेखा है, जो क्या करती है? राजस्थान को पाकिस्तान से अलग करती है। अगला सवाल है, भारत का कौन सा निम्नलिखित राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो आपको पता है महाराष्ट्र जो है उसकी सीमा हमसे नहीं लगती है, बाकी उत्तर प्रदेश की है, हरियाणा की है, एमपी की है, गुजरात की है, इन सब की सीमा है जो लगती है। अगला सवाल है 105 नंबर, राजस्थान की निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सबसे चोटी है? तो देखो आप, सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? अरावली की गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। उसके बाद में शेर, कौन सी चोटी है? शेर। और तीसरे नंबर पर कौन सी है? जरगा। तीसरे नंबर पर कौन सी चोटी है? जरगा। तो यहाँ पर देखो गुरु शिखर और शेर नहीं दिया है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, जरगा, इसमें सही आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। ये आपको जो पता बालू मिट्टी होती है उसकी सबसे कम होती है जल धारण की क्षमता। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा आपका सी। 106 में आपका क्या आएगा? सी। 107 नंबर सवाल देखिए, राजस्थान में कमरों को ठंडा और प्राकृतिक रूप से सुगंधित रखने के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली घास, कौन सी घास है? ये खस घास है। कौन सी घास है? खस घास है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक अभिगम है जिसमें राज्य वन विभाग वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन में स्थायी वनवासी समुदायों का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? संयुक्त वन प्रबंधन। इसमें क्या होता है कि सरकार और जो स्थानीय लोग होते हैं वो मिलकर के क्या करते हैं? वनों का प्रबंधन करते हैं। अगला सवाल था, राजस्थान में जैसलमेर जिले का अधिकांश भाग कौन सी जलवायु क्षेत्र में आता है? तो आपको पता है जलवायु क्षेत्र में कौन सी में आता है? शुष्क जलवायु क्षेत्र में आता है। कौन? जैसलमेर। अगला सवाल 110 नंबर का सवाल देखिएगा, कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? तो जो जवाई नदी है वो क्या है? चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला सवाल था, ऑफिस ऑर्डर के लिए हिंदी में क्या शब्द होता है? ऑफिस ऑर्डर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्यालय आदेश। काफ़ी सिंपल सवाल था ये तो, ठीक है, कार्यालय आदेश आ जाएगा। 112, अर्ध सरकारी पत्र जो डेमी ऑफिशियल लेटर होता है उसका प्रयोग किसके मध्य होता है? तो जो बराबर के स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो एक अनौपचारिक तरीके का ये क्या होता है? पत्र व्यवहार होता है। इसमें नाम लिखा जाता है ना, एक दूसरे का नाम लिख करके उनको संबोधित करते हैं, ना कि उनका पद लिख करके। अगला सवाल है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक लोगों को भेजा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? परिपत्र, या उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सर्क्यूलर। ठीक है, इसमें सही आंसर आ जाएगा सर्क्यूलर। फिर आ गया आपका इंग्लिश का एक सवाल, फिलिंग द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस। इफ ही स्टिक्स टू हिज एक्सरसाइज रिजीम ही विल रीच हिज आइडियल वेट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इसमें विल रीच आएगा 114 में। 115 नंबर सवाल है, ये भी इंग्लिश का है, एक्टिव से क्या बनाना है? पैसिव। हिज एम्प्लॉइज वर मोकिंग हिम, ही वाज बीइंग मोक्ड बाय हिज एम्प्लॉइज। तो इसमें आ जाएगा अपना बी आंसर आ जाएगा। अगला सवाल 116 नंबर, ये था डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला। सी सेड टू मी वी आर टू लीव फॉर द थिएटर अर्ली। सी सेड टू को किस में चेंज कर दिया? टोल्ड मी में। कोमा इन्वर्टेड कोमा लगाया तो क्या लगा दिया यहाँ पे? दैट। वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे आ गया वी। फिर आर की जगह क्या हो गया? वर टू लीव फॉर द थिएटर अर्ली। तो इसमें ए आंसर जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नेगेटिव से क्या बनाना है? अफर्मेटिव बनाना है। देयर इज नो रोज विदाउट ए थ्रोन। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई गुलाब नहीं होता जिसमें कांटे नहीं हो। तो इसका जो पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या बना देंगे? एवरी रोज हैज ए थ्रोन। ठीक है, अगला सवाल आपका आ गया 118 नंबर। इसमें क्या करना था आपको? इंटेरोगेटिव को किस में चेंज करना था? असर्टिव में या अफर्मेटिव में? क्या था? वाई वेस्ट मनी ऑन डिजाइनर बैग। तो इट इज़ फुलिश टू वेस्ट मनी ऑन डिजाइनर बैग। इसको क्या करना था आपको? सकारात्मक यानी कि अफर्मेटिव बनाना था। फिर आपका सेकेंड लास्ट जो सवाल है
ये आपको क्या बता रहा है, आपको एक एक्सक्लेमेटरी वाक्य, देखो आप एक्सक्लेमेटरी में हमेशा लास्ट में ये साइन आता है, तो आप देखो जो नहीं है वो तो पहले ही हटा दो, ए में ये साइन नहीं है, उसके बाद में आपका सी में भी ये साइन नहीं है। फिर है फाई वाट ए स्कैमर यू आर, तो इसमें सही आंसर आ जाएगा आपका डी। और लास्ट जो सवाल है आपका, ये ग्रामेटिकली क्या करना था, इसको करेक्ट करना था, वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन, तो इसमें आएगा वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था आपका 19 तारीख की शाम की जो आंसर की थी वो थी। इसी तरह से हम आपको कंप्लीट जो 6 पेपर हुए हैं 4th ग्रेड में, सभी की आंसर की आपको बताने वाले हैं। अगर आपके किसी दोस्त जिसने 19 तारीख की शाम को एग्ज़ाम दिया हो तो उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।